में मुझे इतना दुख हो रहा था, मैं सोच के डर गया था कि जब जो मेरे साथी लोग हैं उनका नहीं हुआ था, बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं जिनका 2019 नहीं निकला। मुझे मेरी खुशी तो अपनी जगह, पर जब मैंने उनके बारे में अपने खुद को वहाँ रख के सोचा ना, मैं घबरा गया था। मतलब मेरे पास भी नहीं था। अगर ये चीज़ नहीं होता, मेरे को भी सोचना पड़ता, ये मुझसे भूल हो गई थी। अगर ये चीज़ नहीं होती, मुझे बैकअप के लिए बहुत चीज़ें सोचना पड़ती कि अब क्या होगा। तो मैं यही कहूँगा, मैंने उनके मैसेजेस पढ़े, वो बोलते अब दुनिया खत्म लग रही है, अब क्या होगा। तो ऐसी चीज़ें आप लोगों के साथ नहीं हो, तो इसलिए कोई अच्छा बैकअप, ऐसा काम चलाओ बैकअप नहीं लेना है अपन को बिल्कुल भी। मतलब एक अच्छा बैकअप जो आपको एक जॉब सिक्योरिटी दे सके, आपके एस्पिरेशंस फुलफिल कर पाए। तो वो शुरू से फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट के बाद एकदम देखने लग जाओ। ये वाली प्रिपरेशन मांगती है चीज़ें। टॉपर के इंटरव्यू तो बहुत देखे, स्टार्टिंग प्रिपरेशन से लेके इंटरव्यू फेज तक। मतलब टॉपर के बहुत सारे इंटरव्यू देखे, और वो हेल्प भी करे। नोट्स कितने इम्पोर्टेंट होते हैं कि ये नोट्स अच्छे हैं, वो नोट्स अच्छे हैं? टॉपिक इम्पोर्टेंट है या नोट्स का कि हाँ मैम, आजकल चल रहा है, ये बहुत ज़्यादा चल रहा है कि ये नोट्स अच्छे हैं। लोग आजकल नोट्स कलेक्टर बनते जा रहे हैं, क्योंकि मतलब हमने भी किया, ऐसा नहीं है ये गलती हमने नहीं करी, ये गलती हमने भी करी है। हमने भी बहुत सारे नोट्स इकट्ठे करे हैं, हमारी बुक शेल्फ भी भरी पड़ी है, पर हमने सब नहीं पढ़े ना। उसमें ऐसा है, आपको ये चीज़ करना है कि नोट्स जो है एक बार आप सिलेक्ट कर लो, और अगर आप स्टार्टिंग प्रिपरेशन करो तो अच्छे नोट्स एक बार पूछ लो कि हाँ यार ये नोट्स अच्छे हैं, फिर उससे स्टिक रहो। उसमें 80-90% हर मटेरियल में एक जैसा है, 80-90%। 10% के पीछे भागना मेरे ख्याल से तो वेस्ट ऑफ टाइम रहेगा। अब उसी 80-90% को अच्छा करो और टेस्ट सीरीज दो। टेस्ट सीरीज में कुछ ना कुछ अगर आपको लग रहा है, जैसे अगर आपने महात्मा गांधी के नोट्स पढ़े या आकार के नोट्स पढ़े, तो आप उसकी टेस्ट सीरीज मत दो, आप दो कोई दूसरी कोचिंग की, तो वो आपको एड ऑन मटेरियल जो है ना, वो आपका वहां से कवर हो जाएगा। नोट्स एक बार डिसाइड कर लो, और एक सब्जेक्ट के एक, ये 2-3 भी मत रखो, क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट होगा और अपने पास इतना टाइम भी नहीं रहता। अगर जल्दी निकालना है, एक सब्जेक्ट के एक नोट्स बहुत मोर देन सफिशियंट है मेरे हिसाब से। 2019 का रिजल्ट 5 साल लग गए आने में, तो आपको भी डिप्रेशन वगैरह ये सब आया होगा? हाँ, बिल्कुल ये हुआ था। ये सब चीज़ें हुई थी। ये था बस, मैं तो ये भगवान को धन्यवाद कहता हूँ कि मैं 2020 का पास आउट था, तो मुझे 5 साल नहीं हुए थे। मुझे 3 साल ही मतलब 5 साल के बराबर लगने लग गए थे। मैं तो सोच रहा था कि मैं उन कैंडिडेट का सोच के बड़ा दुखी हो जाता था कि यार वो जो 5 साल से कर रहे हैं उनको कितना आ रहा है, जब मेरे को भी एक्सट्रीम लेवल पे आया था। चीज़ें ऐसी थी कि मुझे रात को नींद आना बंद हो गई थी। तो मैं तो फिर मैंने डॉक्टर को भी दिखाया था, डॉक्टर भी कंसल्ट किया था, तो उन्होंने मुझे गोली भी दी थी बीच में कि यार वैसा वाला, कि बोले तुम टेंशन बहुत ज़्यादा ले रहे हो, तो एंग्जाइटी अटैक का मेरे को होने लग गए थे। तो वैसी वाली चीज़ें भी हुई थी। पर हाँ, जिस दिन रिजल्ट आता है ना, तो सब ये टेंशन दूर हो जाती है। और सबको हुई थी, ये जितने भी थे, मैं अभी सुन रहा हूँ जैसे जैसे टॉपर स्टॉक आती है किसी की सुनते हैं, तो ये चीज़ थी, जितने भी सिलेक्टेड हुए या जो नहीं भी हुए उनके साथ भी बहुत वैसा गुजरा। ये टाइम टफ था, और सभी के साथ होता है, बहुत नॉर्मल चीज़ें, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, सब चीज़ें आई, और उसको हैंडल कोशिश करी और हो भी गई ये हैंडल। प्रोसेस का पार्ट है, आपको इन सब से गुजरना पड़ेगा अगर आप पा रहे हो तो। बिल्कुल, बिल्कुल। ये गुज़रना ही पड़ेगा, मतलब शुरू में अगर आप फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट वाले हो और प्रोसेस सब टाइमली हो जाता है, तो शायद आपको ऐसा फ़ील नहीं होगा। पर जैसे-जैसे टाइम ज़्यादा लगता जाएगा, ये सब चीज़ें बहुत कॉमन हो जाएगी। सोशल प्रेशर, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, ये जो ऐसे भारी-भारी टर्म लगेंगे ना, ये सब आप गुज़रोगे उसमें से अगर ये टाइम ज़्यादा लगेगा तो। तो मेरे उसमें तो पर्सनली बात करूँ तो पॉज़िटिव मेरी मम्मा रखती थी मुझे। मतलब मैं जब भी नेगेटिव होता था, आते थे नेगेटिव थॉट्स, तो मैं मम्मी के पास चले जाता था। मतलब मम्मा ऐसा हो रहा है। तो मम्मी कहती थी, "अरे तेरा हो जाएगा, तू चिंता मत कर, तू डिप्टी कलेक्टर बनेगा।" तो वैसा वाला। तो अच्छा लगता है सुन के। पॉज़िटिव फीलिंग आती है तो अच्छे हार्मोन रिलीज़ होते हैं, तो अच्छा रहता है। आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है उससे। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हमारे साथ हैं पार्थ सारथी शर्मा सर, और सर का एमपीपीएससी 2019 में जिला आबकारी अधिकारी पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। थैंक यू मैम। मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। सर, अपनी जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई आपकी? अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए। मैम, मेरा ये जो था एमपीपीएससी 2019, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। मैंने इसके लिए, मैं जो हूँ वैसे तो मैं भोपाल का हूँ, बट मेरी स्कूलिंग और ग्रेजुएशन मेरी इंदौर से हुई है। मैंने मेरी ग्रेजुएशन जीएसआईटीएस कॉलेज से करी है 2020 में, आईटी ब्रांच में। और उसके बाद ही ये मेरा फर्स्ट ईयर अटेम्प्ट था। तो मैंने इसकी प्रिपरेशन जो है थर्ड ईयर से स्टार्ट कर दी थी, बेसिक एनसीईआरटीज़ पढ़ना, और फोर्थ ईयर में फुल फ्लेज तैयारी करी थी। और फिर उसके बाद जो है, प्री जैसे ही निकला, मैंने मेंस पे शिफ्ट हो गया था। मेंस थोड़ा-थोड़ा पहले कर लिया था, बट फिर जैसे ही प्री मेरे को मालूम पड़ा कि निकल रहा है, तो मैंने मेंस की प्रिपरेशन करी। मुझे अच्छा 1 साल मिल गया था। कोविड जो था एक वरदान बन के आया था। मतलब लोगों के लिए तो वो था, बट वो एक थोड़ा-सा अपॉर्च्युनिटी मेरे लिए बना। तो मैम उसमें फिर मैंने मेंस की प्रिपरेशन करी, और फिर मैम ये सिलेक्शन हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। तो ये बताइए कि प्री में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और आपने लूसेंट पढ़ी कि नहीं पढ़ी, और आपके हिसाब से कैसी है लूसेंट बुक? पढ़ना चाहिए या नहीं? मैम, जैसे आपने पूछा लूसेंट बुक का, लूसेंट बहुत अच्छी बुक है, उसको बिल्कुल पढ़ना चाहिए। मैंने तो उसको
बहुत बार मल्टीपल रिवीजन किए थे और आज भी मेरे पास पुरानी लूसेंट ही रखी हुई है, उसी में अंडरलाइन करते जाता हूँ और हर बार कुछ नया ही जानने को मिलता है, ऐसा लगता है यार ये नया फैक्ट है, अभी भी ऐसा होता है। और मैम लूसेंट तो मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड करूँगा, लोग उसको हल्की बुक मानते हैं कि नहीं पढ़ना नहीं है उसको, बहुत अच्छी बुक है वो। उसमें आप लूसेंट में देखेंगे और खासकर मैं बोलूँ हिंदी लूसेंट, अगर भले आप इंग्लिश मीडियम के भी हैं तो भी आप हिंदी लूसेंट पढ़ना चाहिए, क्योंकि हिंदी लूसेंट में आप टेबल पढ़ लीजिए और जो उसमें कुछ लेटर हाईलाइटेड है उसको आप पढ़ लीजिए, उससे क्वेश्चन अभी भी एमपीपीएससी पूछता है, अभी मेंस में भी पूछता है, प्री तो ठीक है, मेंस में भी अभी क्वेश्चन आया था कि वो मंगोल ने वो कब खलीफा वाला जो क्वेश्चन था वो एज इट इज मेंशन है लूसेंट में, हिंदी वाली कमाल पाशा वाला जो था वो मेंशन है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ से लूसेंट से प्री में भी आते हैं, मेंस में भी आते हैं। पर लोग क्या होता है अभी कोचिंग ने ऐसा बना के रखा है कि अरे लूसेंट मत पढ़ो, हाँ लूसेंट डायरेक्ट मत पढ़ो आप, उसमें सबसे पहले आप बेसिक एनसीईआरटीज पढ़ लें, बेसिक टेक्स्ट पढ़ लें, उसके बाद लूसेंट जो है ना एग्जाम के जस्ट प्री आ रहा है तो 1-2 महीने पहले मल्टीपल रिवीजन दे दो, मेंस आ रहा है तो उसमें छोड़ के नहीं जाना कि यार प्री तो निकल गया अपना, मेंस में भी जैसे अभी मौर्य के 8 तीर्थ पूछे थे सीधा, हमारे टाइम में पूछे थे मौर्य के तीर्थ क्या होते हैं, मैम सीधा लूसेंट की टेबल से क्वेश्चन था वो मेंस में, तो आपको उस मेंस में भी हेल्प करेगी और प्री में भी हेल्प करेगी। आपका इंग्लिश मीडियम है? जी मैम मेरा इंग्लिश मीडियम है, पर मैं हिंदी की लूसेंट भी बहुत प्रेफर करता था क्योंकि अपना एमपीपीएससी थोड़ा सा हिंदी, और हिंदी की लूसेंट का कंटेंट अच्छा है तो इसलिए मैंने हिंदी की बुक्स भी प्रेफर करी हैं अपने इंग्लिश प्रिपरेशन के दौरान। जैसे आपको पता है कि अभी मेंस है 11 मार्च से स्टार्ट है 2023 का, तो क्या ऐसा करना चाहिए मेंस में, कैसे कंप्लीट करें, ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, ज़्यादा पढ़ना या ज़्यादा लिखना, कितना पढ़ें, कितने परसेंट पढ़ें, कितने परसेंट लिखें? हाँ मैम दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है अपनी जगह, पढ़ना भी फर्स्ट चीज़ है, बेसिक आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, एक एक बार ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक ही यूनिट को बहुत अच्छे से कर दिया, उसके टेस्ट इतने सारे दे दिए और सिलेबस छोड़ के चले जाएं, अब स्कोप नहीं है, हर यूनिट से क्वेश्चन आते हैं, 30 नंबर का हर यूनिट से आता है, तो पहले फर्स्ट टारगेट आपका होना चाहिए कि अपन को पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाए, उसके मतलब उसके नोट्स आप भले हैंड रिटन नहीं हो, आपके पास उसका मटेरियल होना चाहिए कि हाँ मेरे पास अगर 11 मार्कर आया तो है मटेरियल, जब आप एक बार ये चीज़ कंप्लीट कर लें फटाफट, फिर आप जैसे अभी जनवरी चल रहा है इसमें ये निपटा दीजिए, उसके बाद फरवरी मार्च, उसके बाद फिर आप टेस्ट सीरीज कीजिए, वो भी रिवीजन के बाद अपन ने एक यूनिट पढ़ी रिवाइज करी या फिर धीरे धीरे एक पार्ट पढ़ा उसको रिवाइज करा फिर टेस्ट दिया, नेक्स्ट डे टेस्ट दो, फिर उसको देखो क्या गलती है फिर उसको रिवाइज करो, तो इससे आपका पूरा सिलेबस भी कवर हो जाएगा और दोनों चीजें मैनेज हो जाएगी, पढ़ना भी और लिखना भी। ऐसा जैसे अपना कंप्लीट करने के बाद सिलेबस और एक बार रिवीजन करने के बाद टेस्ट देना, नहीं तो फिर टेस्ट में आप लग जाओगे तो फिर अपना कंप्लीट नहीं कर पाते ना सिलेबस। जी मैम ऐसा क्या होता है जैसे मैंने देखा अभी आजकल आंसर राइटिंग का चल रहा है, पर पहले बेसिक आप नॉलेज ले लीजिए फिर आंसर राइटिंग कीजिए, मतलब सीधा डायरेक्ट आंसर राइटिंग नहीं कर सकते ना, आपकी शुरू में आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है कैसे लिखोगे, और फिर आप कंपेयर करोगे आपके नंबर एक सिर्फ आपको ये देखना है कि उससे जज नहीं करना है अपने आपकी प्रिपरेशन लेवल को, सिर्फ ये है ठीक है आप गलतियां देखो नंबर मत देखो टेस्ट सीरीज में, वहाँ का टेस्ट सीरीज के नंबर और एक्चुअल एग्जाम के नंबर में बहुत फर्क दिखेगा आपको, और उससे डिमोटिवेट भी नहीं होना है टेस्ट सीरीज लिखने से कि नंबर कम आ रहे हैं, कोई डिमोटिवेट की जरूरत नहीं, वहाँ अच्छे ही नंबर आएंगे, ये है आप बस अच्छा लिख के आओ, उससे डिमोटिवेट मत हो, कोचिंग वाले क्योंकि कम नंबर देते हैं तो इसलिए। आपका रूटीन क्या रहता था स्टडी का? अच्छा मेरा रूटीन ऐसा रहता था, प्री टाइम तो ऐसा रहता था कि अपन ने मॉर्निंग में उठे फैक्ट्स याद करें, क्योंकि जब मेरा बेसिक कंटेंट कवर हो गया था मैं लूसेंट पढ़ता था क्योंकि लूसेंट सुबह याद होती थी, तो मैं सुबह लूसेंट याद करता था, फिर एमपी पढ़ा अपन ने मॉर्निंग के टाइम ही 3-4 घंटे वो पढ़ लिया, फिर कॉलेज वॉलेज जाके जब आता था फिर शाम को पढ़ लिया, शाम को थोड़ा सा मेंस वाला मटेरियल पढ़ लिया क्योंकि थक जाते हैं अपन उस वक्त, तो वहाँ जो अपन को कुछ नोट्स बनाने हैं ये करना है तो वो शाम वाला कर लिया, फिर जैसे जैसे मेंस आता जाता था तो मेंस में तो फिर तो रूटीन ऐसा था कि सिर्फ सो उठो खाओ और पढ़ के फिर वापस ये डेली रूटीन मेंस में तो ऐसे चलता था क्योंकि उसमें बहुत अपन को पढ़ना समय कम होता है पढ़ना ज़्यादा होता है, तो वैसा वाला था मेरा डेली, दिन भर में ऐसा था कि 8-9 घंटे सॉलिड वाली पढ़ाई हो जाती थी, ऐसे तो अपन बैठे रहते हैं देखो 12-14 घंटे बैठते हैं उसमें से 8-9 घंटे अपनी सॉलिड पढ़ाई होती है, तो वैसा वाला मेरा डेली शेड्यूल रहता था। आपकी कोई हॉबी परस्यू किया आपने कोई तैयारी के दौरान? तैयारी के दौरान मतलब मैंने नई हॉबी डेवलप कर ली थी, जो मेरी एक्चुअल हॉबी थी वो मैंने परस्यू का टाइम नहीं था, मेरे ऐसे हॉबी बास्केटबॉल खेलना है और स्टैंड अप कॉमेडी देखना है, तो मैंने ये इसी मेरी प्रिपरेशन के दौरान ही बनी है ये स्टैंड अप कॉमेडी देखना, मैं जब थक जाता था कि यार अब अपन थक गए तो मैं स्टैंड अप कॉमेडी देखता था, उससे थोड़ा मूड रिलैक्स हो जाता था, और इसके बाद मैंने एक कर लिया था कि मैं जो मेरा फ्री टाइम रहता था उसमें मम्मी पापा के साथ बैठ जाता था, मैं उनके साथ बैठ के दिन भर की अपनी गपशप मारी, परिवार के बारे में वो किया कि इसका क्या चल रहा है वो चल रहा है, तो आपका मूड रिलैक्स हो जाता था, तो मम्मी पापा के साथ मैं टाइम देता था, ये मेरी हॉबी यही हो गई थी कि मम्मी पापा के साथ, क्योंकि हॉबी है फ्री टाइम में तो मम्मी पापा के साथ टाइम देना और स्टैंड अप कॉमेडी देखना। टॉपर्स के इंटरव्यू देख के आपने क्या सीखा, उसको कुछ अपना लागू किया आपने तैयारी के दौरान, या फिर आपका अपना? हम्म, जैसे मैं आपको एक रेफरेंस देता हूँ, मैंने जैसे 2 टॉपर हैं, एक तो राजनंदिनी मैम थी जो डीसी बनी थी 2018 में, तो मैंने उनका देखा था,
तो उसमें मुझे ऐसा था कि मुझे एथिक्स में बहुत हेल्प मिली थी। उन्होंने मेरे को बताया था, जैसे वो बता रही थी, उन्होंने एथिक्स में कैसे बड़े-बड़े थिंकर्स और मतलब करंट को कैसे लिंक किया था, तो मैंने उनसे वो चीज़ वो अडॉप्ट भी करी थी। और फिर एक सर थे, मेरे को नाम मैं उनका स्लिप आउट कर रहा हूँ, वो इंदौर में भी एसडीएम थे, तो वो आए थे, तो उनका कोई टॉपर टॉक देखी, तो उन्होंने मुझे बताया था कि मेंस में आंसर कैसे लिखना है, कि मतलब कैसे आपको कुछ आंसर अच्छे लिखना है, कुछ कैसे मिडिल मतलब थोड़े से सो लिखना है, तो वैसा वाला। तो वो भी वो चीज़ मैंने वहाँ से अडॉप्ट करी थी। टॉपर्स टॉक आपको हर फेज पे वो करेगी, आप सब चीज़ सुनो, उसमें से कुछ चीज़ें जो रहती है ना वो ऑथेंटिक रहती हैं, सब चीज़ें वो नहीं रहती, कुछ चीज़ें आप उसको उठाओ और देखो यार ये चीज़ सही लग रही है, तो उसको अपनी शेड्यूल में या उसमें इंक्लूड कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन में। ऐसा मैंने भी किया था वो। जैसे मेंस में आते हैं तो 3 मार्कर होते हैं, तो उनमें जैसे कि 1 वर्ड में अगर कोई क्वेश्चन है, तो आपका भी ऐसा रहता था जैसे कोचिंग में सिखाते हैं कि पूरी 4 लाइन है तो चारों फुल होनी चाहिए, और जो नहीं पूछा है आपको सब बता देना है उसके बारे में, अगर उसका डेट भी पूछा है तो हर एक चीज़। तो आप क्या करते थे कि जो पूछा है बस उसका आंसर देते थे या फिर पूरी लाइन फुल करनी है? हाँ, ऐसा है, मैंने तो ऐसा किया था, मैं मेंस में भी इम्प्लीमेंट करके आया था। कोचिंग वाले तो बोलते हैं कि पूरा-पूरा लिखना, मैंने जो पूछा था वो उस चीज़ को तो मैं हाइलाइट कर देता था, पर ऐसा लगता था यार ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ थोड़ा-सा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगी। तो कुछ-कुछ क्वेश्चन में मैंने भी किया है कि कुछ थोड़ा-सा अगर नहीं भी पूछा है तो 1 आधी 2 लाइन, ऐसा नहीं कि 3 लाइन पूरी फिल करना है, 1 आधी 2 लाइन, अगर 1 वर्ड है तो 1 आधी 2 लाइन लिख सकते हो कि यार ये चीज़ क्या अच्छा इंप्रेशन डालेगी। तो मैंने किया है वो, कुछ-कुछ क्वेश्चन्स में तो किया, सब में नहीं किया, कुछ-कुछ में किया है। और मेंस में टाइम मैनेजमेंट आप कैसे करते थे? आपके पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते थे? जैसे 2019 में तो 6 मार्कर था और 15 मार्कर थे, तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करते थे? हाँ, टाइम मैनेजमेंट एक इशू आता था, जैसे अभी भी जो है ना 5 मार्कर में फुल पेज कर दिया, तो उसमें भी अभी मतलब मैंने तो नहीं मैंने अटेम्प्ट नहीं किया ये वाला, तो मेरा फ्रेंड ने दिया था, तो उसको भी बड़ी ये प्रॉब्लम आई, बोल रहा था कि भाई दिक्कत आ रही है। तो इसमें वही वाला पैटर्न कर दिया उन्होंने, 19 का एक पेज देने लग गए। तो टाइम शेड्यूल में ऐसा करना है, आपको पहले से डिसाइड कर लेना है कि इस सेक्शन को मैं इतना टाइम दूंगा और इससे ज़्यादा पे नहीं दूंगा। अगर आप देख रहे हो कि जैसे मैंने 3 मार्कर को 15 मिनट दूंगा या 20 मिनट दूंगा, तो इसके बाद अगर आपको लग रहा है कि यार वो 20 से ऊपर जा रहा है, आप तत्काल उसको 18 पे जल्दी-जल्दी लिखने लग जाओ। जैसे 18 मिनट हो गए तो आप जल्दी-जल्दी लिखने लग जाओ। मतलब उसको उससे ज़्यादा टाइम दिया तो कहीं न कहीं दूसरी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ होगी। तो टाइम शेड्यूल में करें और शुरू में प्रैक्टिस एक-एक क्वेश्चन से स्टार्ट करें कि एक क्वेश्चन को टाइम लिमिट में लिखने की कोशिश करें। तो अपने आप वो टाइम मैनेज होता जाएगा, और टेस्ट सीरीज़ देंगे ना, वैसे-वैसे होता जाएगा। शुरू में तो हमारे भी टेस्ट सीरीज़ में छूटते थे, तो हमारे मेंटर हमें चिल्लाते भी थे कि क्या कर रहे हो, ऐसे तो नहीं होगा। तो आपको पेपर कोशिश करें, पेपर पूरा कंप्लीट करें, छोड़ के नहीं आए। मतलब जो चीज़ें छोड़ देते हैं ना, नहीं आता तो बिल्कुल ही नहीं आता तो बात अलग है, नहीं तो पेपर आपको कंप्लीट करना तो पहली वो हो गई है प्रायोरिटी आज भी। अभी भी जैसे उन्होंने फुल पेज कर दिया तो प्रायोरिटी यही है, पेपर कंप्लीट करना, ऐसा। तो वो मैं मेरा तो हो गया था पेपर, जो मैंने लिखा था तो मेरा पेपर पूरा कंप्लीट होने लग गया था आखिरी में। तो आपने डायग्राम वगैरह का यूज़ किया होगा, क्योंकि फिर अगर डायग्राम ना बनाओ तो पेज फुल नहीं होता है। मैं वो उसका आपको अभी रिसेंट एग्जांपल देता हूँ, अभी शायद वॉल्केनिक या सॉरी, हाँ, तो पेज फुल नहीं होता है। मैं वो उसका आपको अभी रिसेंट एग्जांपल देता हूँ, अभी सॉरी अर्थक्वेक नहीं, वॉल्केनिक शायद डिस्ट्रीब्यूशन का आया था वर्ल्ड में, क्वेश्चन आया था मेंस में। तो उसमें मेरे फ्रेंड ने, मैं उससे डिस्कस कर रहा था, वो सीधा सीधा लिख के आया है। जो मेरा एक फ्रेंड है श्याम, वो लिख के आया, सीधे सीधे लिख के आया। तो मैंने उसको बोला, मैंने भाई तू इसमें वर्ल्ड का एक वो बना देता, एक पेज, उसका पेज भरा नहीं था, वो चीज़ें लिख भी रहा है तो भी नहीं भरा रहा था वो पेज। तो मैंने भाई एक काम कर, तो उसमें एक काम करके आता, वर्ल्ड का मैप बनाता, उसमें तू वो कर देता, आधे पेज में तेरा वो निपट जाता। तो डायग्राम मस्ट, मतलब ऐसा नहीं कि बेमतलब अपन डायग्राम लगा रहे हैं, पर हाँ अगर लग रहा है, जैसे इस क्वेश्चन में था कि वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन पूछा था, अपन लगा देते डायग्राम से समझा देते वर्ल्ड का मैप बना के, तो पेज भी भर जाता है और अच्छा भी लगता है, उससे लगता है कि हाँ बंदा नॉलेजेबल है। अगर वहाँ हल्का सा भी गुंजाइश है ना डायग्राम की, तो बना देना चाहिए ऐसा। और खासकर ज्योग्राफी वाले, उसमें तो खूब गुंजाइश रहती है बनाने की। मैं तो खूब बना के आया था, इवन 3 मार्कर में भी छोटा सा एमपी का मैप बना दो, अगर अगर उन्हें पूछा है तो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। हाँ, क्योंकि देखने से लगता है ना कि आपको चीज़ें पता है। पता उनको भी हमको लिखने वाले को भी पता रहता है, लेकिन ये रहता है ना कि अगर हम मैप बना देते तो उसको लगता है कि आप थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। हाँ, ये रहता है, उसको नहीं पता ना कि आपके दिमाग में क्या-क्या उसको पता है। जो आप कॉपी पे लिखोगे उसको वो दिखेगा। तो अगर वो आप बना देते हो, उसको लगता है अरे इस बच्चे को पता है। हो सकता है पता सबको, पर सब नहीं ड्रॉ करेंगे ना वो चीज़। तो आप अलग स्टैंड आउट वो हो गए इसमें अलग से, और नंबर भी मिल जाते हैं, इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। जैसे निबंध में कोट्स लिखना थोड़ा-सा अच्छा इंप्रेशन आता है, तो कोट्स वगैरह आपने कहाँ से लिए थे? कोट्स लिखने से अच्छा इंप्रेशन आता है निबंध में भी और एथिक्स में भी। ये 2 पेपर ऐसे हैं कि जहाँ कोट्स आपको मिलेंगे फ़ायदे। तो मैंने ऐसा किया था, जैसे निबंध में जो है कोट्स, तो मैंने उस वक़्त मेरे को याद नहीं था, मेरा टॉपिक ऐसा था कि उसमें कोई मैंने पढ़ा भी नहीं था उससे रिलेटेड। मैंने ऑन द स्पॉट ही क्रिएट कर दी थी, कुछ राइमिंग मिलता-जुलता था, तो मैंने 3-4 लाइन का खुद ही से कोट वो कर दिया था। मैंने लिखा नहीं था कौन थिंकर है। और अगर आपको कोट्स देखने हैं तो आप अच्छे-अच्छे पर्सनैलिटीज़ होते हैं, जैसे अपन पॉलिटिकल थिंकर पढ़ते ही हैं, तो उनके कोट्स आप थोड़े से कलेक्ट करने लग जाओ। जहाँ आपको लगे कि ये फिट हो सकता है, वहाँ फिट कर दो। और अगर नहीं भी याद आ रहा है ना, तो एक हर्षल सर ने बोला था ये चीज़, हर्षल चौधरी सर हैं जो वो हैं, उनके मैंने एक इंटरव्यू में सुना था, फिर टॉपर स्टॉक की बात आती है, देखो उसमें मुझे काम आया। उन्होंने बोला कि कौन सा कोई देख रहा है,
कि अगर वो है तुम लिख दो वहाँ, अगर तुम्हें समझ में आ रहा है कोड ठीक ठाक है तो तुम उसका नाम लिख दो, कोई भी मतलब कोई भी अच्छे जो रिस्पेक्टेड वो होते हैं पॉलिटिकल थिंकर, उनका नाम लिख दो आप, कोट्स लिख के। कोट्स भले ही मन का होगा, वो थोड़ी चेक करेंगे कि थीम बस बताओ हाँ कि थीम किस बताओ कि हाँ अगर ये थोड़ा फ्रीडम पे बोलते हैं तो इनका अपन लगा सकते हैं नाम, हाँ। ऐसा वाला। तो वो भी चेक नहीं करेंगे एग्जामिनर भी कि वो उन्हीं का है कि नहीं। तो ये चीज़ है। इंटरव्यू में आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिले 150, तो आपका कैसा था? और आप गीता से भी क्वेश्चन आपसे किए गए होंगे, पार्थ नाम है आपका, तो बताइए क्या क्वेश्चन किया गया था? आ, मैं जब इंटरव्यू देने गया था जिस डे, तो उस दिन मतलब मैं जैसे एंटर किया था रूम में, उनने मुझे बोला कि आप बैठिए। उसके बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ही था, उनने मेरा नाम पढ़ा, बोले पार्थ सारथी। बोले वाह, बोले ये बताओ पार्थ सारथी क्या होता है। तो उनने मेरे नाम से मतलब पूछा। उसके बाद उनने पूछा कि ये किसके बीच का कन्वर्सेशन है, तो मैंने बताया उनको कि अर्जुन और कृष्ण के बीच का ये है, मतलब इसलिए उनका रखा था, सारथी थे उनके। बोले कोई बुक है, तो फिर मैंने बताया भगवत गीता बुक है, तो उसमें चीज़ें थी। फिर उन्होंने मुझसे भगवत गीता पे श्लोक पूछा, तो मैंने उनको एक श्लोक भी सुना दिया था, क्योंकि मैं फैमिली पे ऐसा एटमॉस्फेयर रहा है कि पढ़ते रहते हैं, तो मुझे याद भी था और रहता भी, अपन इस प्रिपरेशन में याद भी करते हैं एथिक्स के लिए। तो वो चीज़ मैंने उनको श्लोक सुनाया। तो फिर वैसे वाली चीज़ें पे आगे थोड़ा धार्मिक हुआ। फिर मैं आईटी ब्रांच से हूँ, तो मेरा फिर साइबर सिक्योरिटी पे चला चीज़ें, और फिर अपना जो भी करंट अफेयर था उस चीज़ों पे मेरा इंटरव्यू चला मेनली। ऐसा रहा था। हॉबी पे तो कम ही आया था, ये था। और भी कुछ पूछना है आप, मतलब स्पेसिफिक रिलेटेड कुछ पूछना चाह रहे हो आप इंटरव्यू से? तो अटायर को लेके कि आप ड्रेसअप क्या मैटर करता है, मतलब कैसा रखना चाहिए? ड्रेसअप तो मतलब जो कंफर्टेबल हो वो रखना चाहिए, और थोड़ी सी आदत डाल लेनी चाहिए। अगर नहीं भी होते, जैसे अपन कोट वगैरह में नहीं हो पाते, तो उसमें आपको थोड़ी सी आदत डाल लीजिए। वैसे मेरे को लगता नहीं है कि ड्रेसअप से कोई फ़र्क पड़ता है, पर ये होता है कि फर्स्ट इंप्रेशन जो पड़ता है वो थोड़ा अच्छा पड़ता है। अगर अपन भी किसी पर्सन को देखते हैं तो अपन उसके ड्रेसअप से पहले चीज़ें अपन वो कोशिश करते हैं, एक इमेज बनती है। तो ड्रेसअप जो है वो थोड़ा सा आपको अच्छा बना देता है, थोड़ा लगता है कि हाँ यार ये कोई अच्छा एक रिस्पॉन्सिबल बंदा आ रहा है या कोई आ रहा है। तो ड्रेसअप तो अच्छा होना चाहिए जो कंफर्टेबल फील कराए। अगर बिल्कुल ही कंफर्टेबल नहीं है तो आप मत पहनिए वो चीज़। जैसे टाई में मैं नहीं था, पर मैंने फिर प्रैक्टिस कर करके टाई में भी कंफर्टेबल हो गया था मैं। 1-2 महीने मिलते हैं, तो आप रोज़ पहनिए टाई, तो आपको आदत हो जाएगी कि हाँ अपना जो नेक मूवमेंट रहता है उसमें बहुत दिक्कत आती है। तो अटायर से फ़र्क पड़ता है, और थोड़ा सा पहन लेना चाहिए, अच्छा अच्छा लगता है। खुद को भी कॉन्फिडेंट फील होता है कि जो अपन अच्छे वो पहनते हैं, तो एक वो आता है। बस वही एक फैक्टर है, बाकी तो ऐसा कोई उससे नंबर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके। अभी जो तैयारी करने आना चाहते हैं तो उनको आप क्या बोलोगे कि किन बातों का ध्यान रखें? हाँ, अभी मैंने इस चीज़ से जो एक्सपीरियंस लिया, मैं चाहता हूँ ये चीज़ शेयर करना, कि अगर आप ये पीएससी को टारगेट कर लिया कि हाँ मेरे को पीएससी ही देना है, बहुत अच्छी बात है, आप एकदम जुट जाइए। फर्स्ट अटेम्प्ट अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिए, और इसके साथ ऐसा है फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट दीजिए। और उसके बाद अगर इन केस कहीं कुछ छोटी चूक भी हो रही, तो एक छोटा सा बैकअप ऑप्शन रख लीजिए। बैकअप रखना इतना आसान नहीं होता, हर चीज़ हर किसी को नहीं मिल पाता बैकअप। बैकअप भी ऐसा लेजिबल हो कि उसके बाद अगर इन केस यहाँ से अपन सब जगह से हार जाते हैं, तो ऐसा नहीं हो कि इसके बाद अपन को दुनिया खत्म लगे। हाँ मेरे पास वो चीज़ है, मैं वहाँ शिफ्ट कर जाऊँगा, मेरा व्यवस्थित चीज़ हो जाएगी। जो मैंने अपना टारगेट किया है सर्व करना ना नेशन को, तो वो चीज़ आप ऐसा कुछ देख लीजिए, मेरा वो भी फुलफिल हो जाए या वो हो जाए। और एक इनकम भी मैटर करती है, क्योंकि उसकी वो भी अपनी प्राइमरी चीज़ है। तो आप वैसा कर लीजिए कि हाँ मुझे जॉब मिल जाएगी, एक जॉब सिक्योरिटी भी हो जाएगी अगर मेरा यहाँ फेल हुआ। मैंने अभी देखा जब आपकी पोस्टिंग हो जाएगी तो आप किस फील्ड में आपका एक लगाव है कि कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी जाए वहाँ की सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो तो आप करोगे ही, पर एक झुकाव रहता है ना कि यार ये तो मुझे करना ही है, अगर जब भी मौका मिलेगा तो मैं इनके लिए करूंगा। तो आप किसके लिए करना चाहोगे काम? मैंने देखा अभी जब ये कोविड के टाइम में मैं देखा, तो मैंने देखा लोग कितने परेशान हुए थे। इसमें लोगों को मेंटल तो ये चीज़ें थी, मेरे को एक मेन प्रॉब्लम समझ में आई जो आज के युवा पीढ़ी में मैं देख रहा हूँ। लोग पेरेंट्स को लेके मतलब बहुत न्यूक्लियर फैमिली चाहते हैं, पेरेंट्स को बहुत परेशान कर रहे हैं। मैं डेली पढ़ता हूँ कि कोई बुजुर्ग परेशान होकर आ रहा है वैसा वाला। तो ये मुझे मौका, मैं किसी एनजीओ के साथ जरूर कोलैबोरेशन करके, मेरा मेन अब क्योंकि गर्ल्स के लिए लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आगे आ रहे हैं, मैं उसके लिए भी करूँगा। पर जो मेरा एक टारगेट मुझे लगा कि जो पेरेंट्स के लिए लोग परेशान कर रहे हैं, मैं डेली पेपर पढ़ता हूँ, मेरे को यकीन नहीं होता कि ये वही बच्चे हैं, ये इन्हीं पेरेंट्स के, ये ऐसा कर सकते हैं। मैं एकदम शॉक हो गया कि मेरा मेरा वो मैंने देखा कि बहुत सारे बुजुर्ग परेशान। मैं अभी भी आ रहा था अभी इंटरव्यू के लिए, तो मैं एक अभी वृद्धाश्रम के उधर से गुजरा, तो मैंने यार अपन को यहाँ कुछ काम करना है। तो मेरा टारगेट अभी वैसा रहेगा कि नौकरी तो अपनी जगह है, क्योंकि मेरा जो डिपार्टमेंट रहेगा वो एक्साइज रहेगा, तो उसमें मेरे को तो वो लिकर वाली चीज़ों पे ज़्यादा हो रहेगा। और जो साइड बाय साइड जो मेरा जो टारगेट है कि ये चीज़ को प्रायोरिटी पे करेंगे, और बाकी भी फिर है जैसे अब जो एजुकेशन है उस पर भी अपन कोशिश करेंगे। पर मेन टारगेट मेरा ऐसा है कि अभी जो आज की तारीख में एल्डर प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, उसको भी अपन कुछ कोशिश करेंगे, कुछ योगदान दे पाएँ उसमें। सोशल मीडिया ने आपकी हेल्प की कि आपको डिस्ट्रैक्ट किया, और आपने उसका यूज कितना किया या फिर नहीं किया?
सोशल मीडिया का ऐसा है, मैंने स्टार्टिंग में तो बिल्कुल यूज़ नहीं किया था, जब प्री जब तक नहीं हुआ था तब तक मैं यूज़ नहीं करता था। उसके बाद जब मैं आया, मतलब मेंस के टाइम में मैंने आ गया था सोशल मीडिया साइट्स पे, पर वो ऐसा था, मुझे ज़्यादा डिमोटिवेट करने लग गई थी, क्योंकि मेरे कलीग्स अच्छा घूम रहे हैं, वो सोलो ट्रिप कर रहे हैं, तो वो चीज़ें डिमोटिवेट करती है, अरे यार अपन क्या कर रहे हैं यार, ये कब होगा अपनी प्रोसेस। तो फिर मैंने बंद कर दिया। तो ये चीज़ें पॉजिटिव इम्पैक्ट भी दी और नेगेटिव दी। पॉजिटिव में ऐसा था कि जैसे मैंने आपको बताया टॉपर स्टॉक है, तो मैंने ये सब उसी पे सुनी है, सोशल मीडिया पे ही सुनी है। और जैसे फिर मैंने तो मतलब जो एक सोशल मीडिया पे जो मैंने अकाउंट बनाया था, उसमें मैंने किसी को नहीं किया था, मैंने टॉपर्स को फॉलो करता था। उससे एक मोटिवेशन मिलता था, देखो आप आज आप भी अगर जब उस जगह पहुंच जाओगे तो आपकी लाइफ भी अच्छी है, आप उसमें कंट्रीब्यूट भी कर पा रहे हो, अपने सपने जो चीज़ आपने सोची है कि मैं ये करना चाहता हूँ, इस फील्ड में करना चाहता हूँ, वो आपको मौके मिलेंगे। तो मैं सिर्फ टॉपर्स को देखता था, फिर मैंने सब अपने जो फ्रेंड सर्कल है उनसे थोड़ा सा कट आउट कर लिया था, बहुत क्लोज रखे थे, जो मतलब बिल्कुल प्रिपरेशन या तो कर रहे हैं ये अपन को समझते हैं कि नहीं यार ये चीज़ें समय मांगती है। तो वैसा वाली चीज़ें दोनों इम्पैक्ट पड़े, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। तो थोड़ा लिमिटेड यूज़ करें, कोशिश करें नहीं करें, अपने फिजिकल फ्रेंड बनाने की ज़्यादा कोशिश करें, क्योंकि वो देखते हैं आपको, समझ पाते हैं आपको। सोशल मीडिया वाले फ्रेंड्स आपकी सिर्फ फोटो डालेंगे और आप डिमोटिवेट हो गए कि देखो वो चिल आउट कर रहे हैं। तो मेरा मानना है फिजिकल फ्रेंडशिप पे थोड़ा मतलब ऐसा वाले कि आप जो है पास में आप या प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको दोस्त ज़्यादा बनाएं, और वो भी ऐसे जो आपको सपोर्ट करें आगे ले जाने में। ये नहीं करें कि अरे चलो अपन पार्टी करते हैं, वैसे वाले फ्रेंड्स को थोड़ा सा अवॉइड करें प्रिपरेशन में। थैंक यू सो मच, आप यहाँ आए और आपने गाइड किया और ऑनेस्टली गाइड किया बिल्कुल। हाँ, थैंक यू मैम, मेरे को भी ये था, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये, क्योंकि मैंने देखा अभी जो चीज़ें आप सही चीज़ ले आने की कोशिश कर रहे हैं, और ये भी मेरे को जान के बहुत अच्छा लगा कि मतलब एक फीमेल कैंडिडेट आगे आ रहा है ये चीज़ों को वो करने, क्योंकि इस फील्ड में, जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं यही चाहता हूँ कि ये चीज़ जो वीडियो है ये भी लोगों के लिए हेल्पफुल रहे, और अगर आपको फिर भी इसके बाद भी कुछ डाउट आता है तो आप मैम से कनेक्ट कर लीजिएगा, या मेरे को भी आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऐसे। थैंक यू मैम। इंस्टा में हो? जी मैम, मैं हूँ, अभी अभी हाँ। अकाउंट बनाया है, तो आप उस पे भी मुझे वो करके, अगर जेन्युइन प्रॉब्लम है आप बिल्कुल बिंदास सीधा प्रॉब्लम ही लिख दीजिए, क्योंकि मैंने अभी देखा लोग आता है हेलो सर, तो मैं उनको हेलो, वो बहुत सारे हेलो हेलो आ जाते हैं। अगर आपको जेन्युइन प्रॉब्लम है ना, आप बिल्कुल डायरेक्टली वो मेंशन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है हेलो हाई की, आप वो कर देंगे तो मैं आपको वो बता दूंगा। ओके ओके, थैंक